चैप्टर में ना फोर्स से रिलेटेड अलग अलग चीजें सीखेंगे कि फोर्स ऐसा कर सकता है, फोर्स ने वैसा किया। पूरा चैप्टर फोर्स के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, फोर्स की अलग अलग फीचर्स आप पढ़ेंगे। तो कल हमने पहला एक फीचर फोर्स का पढ़ा था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या था कि अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल मैटर ऑफ इंटरनल फोर्स हो सकता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए सिस्टम पे। सो उस केस में क्या होता है, सिस्टम का क्या कांस्टेंट रहता है, याद है? व्हाट रिमेन कांस्टेंट? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम का जो पूरा मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया था, गन और बुलेट का एग्जांपल दिया, बॉम्ब एक्सप्लोजन का एग्जांपल दिया, ठीक है? वी गिवन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स। आज आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं मैं, ठीक है? सी, आज जो हम लोग है ना बेसिकली आज क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब फोर्सेस कौन कौन से टाइप के रहते हैं वो सब आज देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है? फोर्सेस की क्लासिफिकेशन। देखो फोर्सेस जो है ना, बहुत टाइप के फोर्सेस होते हैं। आपने ऐसे कुछ नाम जो ऐसे सुने होंगे, मैं बता देता हूँ। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स सुना है, ठीक है? आपने जो फोर्स मैग्नेट्स के बीच में होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी सुना है आपने। एक फोर्स होता है जिसको आप फ्रिक्शन बोलते हो, फ्रिक्शन। एक और फोर्स होता है जिसका नाम, हाँ, एक और फोर्स होता है जिसका नाम है टेंशन। फोर्स का नाम टेंशन है, वो टेंशन मत लेना कि टेंशन, फोर्स का नाम है टेंशन, ठीक है? और एक फिर फोर्स होता है जो आपने शायद ऐसे सुना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे सुना होगा। ऐसे पता है, अब फिजिक्स में आप जैसे आगे बढ़ोगे ना, आपको हजारों फोर्सेस मिलेंगे। स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स बनता है, स्प्रिंग को जब खींचते हैं ना, स्प्रिंग में फोर्स बनता है जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स बोलते हैं। ऐसे फिजिक्स में ना बहुत सारे फोर्सेस हैं, हंड्रेड्स ऑफ फोर्सेस आर देयर इन द फिजिक्स। फिजिक्स में नहीं, पूरे यूनिवर्स में ही है। तो हम लोग उसकी स्टडी करते हैं, इसलिए फिजिक्स में वो आ जाते हैं। यूनिवर्स में ना हजारों टाइप के फोर्सेस हैं अलग अलग। लेकिन क्लासिफिकेशन कैसे करनी होगी फोर्सेस की? वी हैव टू चूज सम क्राइटेरिया। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर हमको क्लासिफिकेशन करना होगा कुछ बेसिस पे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब देखो, फोर्स को आप कोई भी नाम दे दो। आपने फोर्स को नाम दे दिया टेंशन, या फोर्स का नाम दे दिया फ्रिक्शन, जो नाम आपको देना है दे सकते हैं। लेकिन वो फोर्स एक्चुअली में किस रीजन की वजह से लग रहा है, व्हाट्स अ रियल रीजन बिहाइंड दैट फोर्स। तो मतलब फोर्स क्यों आया, उसका ओरिजिन कहां से, ओरिजिन मींस स्टार्टिंग, फोर्स स्टार्ट कहां से हुआ, रीजन क्या है उस फोर्स का, उस बेसिस पे हम लोग फोर्स को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है? बेस्ड ऑन ओरिजिन मतलब वो फोर्स आया कहां से, उसका रीजन क्या है उस फोर्स के लगने का। बेस्ड ऑन ओरिजिन वी विल डिवाइड। सो बेसिकली इफ आई डिवाइड द फोर्सेस बेस्ड ऑन ओरिजिन, ठीक है, तो फोर्सेस को ना चार चार टाइप के फोर्सेस में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 4 फोर्सेस बेस्ड ऑन द ओरिजिन। चार अलग अलग फोर्सेस हैं, चारों का ओरिजिन अलग अलग है। 4 फोर्सेस में अभी बताऊंगा, चारों का ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है? मतलब रीजन ही अलग है चारों का एक दूसरे से। ये 4 फोर्सेस ही है जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। सी, एज यू प्रोसीड यू विल अंडरस्टैंड बेटर। मैं अभी बताता हूँ। पहला जो फोर्स है ना बेस्ड ऑन द ओरिजिन, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो फोर्स है, एक एक करके मैं नाम बता देता हूँ और उसके बाद वी विल डिस्कस इन डिटेल। दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये ईएम दिख रहा है, ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट जो फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग, हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट है वीक। कहाँ पढ़ा है, न्यूक्लियर। कहाँ पढ़ा है ये? सर यूट्यूब पे देखा। अच्छा अच्छा, ठीक है। आजकल यही प्रॉब्लम हो गई, सब लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं। इट्स ओके। तो ये 4 फोर्सेस है, ठीक है? एक एक करके ना इन चारों फोर्सेस को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं। देखो,
सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स नाम आपने सुना है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको आप ग्रेविटी बोलते हो. अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को हमेशा ऐसे लगता है कि ग्रेविटेशन फोर्स मतलब जिस फोर्स से अर्थ हमको खींचती है वही ग्रेविटेशनल है. मतलब बच्चे ये मानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स खाली अर्थ से कनेक्टेड है, ओनली अर्थ जिस फोर्स आपको खींचती है वो ग्रेविटेशन है. सी स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट लिमिटेड टू अर्थ ओनली. अर्थ से लिमिटेड नहीं है. ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अर्थ पे नहीं, हर जगह प्रेजेंट है. ग्रेविटेशन फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है वो बता देता हूँ. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही हमें फॉर्मूला दिया था. न्यूटन वाज अ पर्सन हु गिव फर्स्ट फॉर्मूला रिलेटेड टू ग्रेविटेशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, न्यूटन के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर m1 एक मास है, देखो m1 जो है ना एक मास है, तो m1 इज अ मास ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी. सपोज दूसरी एक बॉडी है जिसका मास है m2. लुक एट इट, m1 m2. ये दो मासेस दिख रहे हैं, m1 m2. ये दोनों मासेस है ना पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी हो सकते हैं. ये दो मासेस, कोई भी दो मासेस हो सकते हैं पूरे यूनिवर्स में. अर्थ की कोई बात नहीं की गई है. सो लेट्स से लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. लेट्स से m1 m2 आर द टू मासेस, एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स. ओके, अब ये दोनों मासेस है ना, सपोज दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है. सी दे आर सेपरेटेड बाय हाउ मच डिस्टेंस, r. सो न्यूटन ने क्या बताया कि ये दोनों मासेस है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे. ये देखो मैंने अट्रैक्शन फोर्स दिखाया है. एक फोर्स m1 पे लगेगा बिकॉज ऑफ द m2, और दूसरा फोर्स m2 पे लगेगा बिकॉज ऑफ द m1. तो ये दोनों फोर्सेस है ना, देखो ध्यान से मैंने देखा है, ये फोर्सेस क्यों लग रहे हैं. इन फोर्सेस का जो रीजन है वो मास है. दिस फोर्सेस आर ओरिजिनेटेड, इन फोर्सेस का जो बेसिक रीजन है वो क्या है, मास है. इट्स अ फोर्स ड्यू टू व्हाट, मास. मतलब अगर मास नहीं होगा ये फोर्सेस भी नहीं होंगे, मास ज्यादा होगा तो ये फोर्सेस भी ज्यादा होंगे. ठीक है, फोर्सेस किस वजह से लग रहा है, मास की वजह से. तो ये जो फोर्स है ना जो मास की वजह से लग रहा है, मासेस के बीच में लग रहा है, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स which exists between any two masses in the universe. ठीक है, ये F है. अब रूल ये है कि जो ये फोर्स है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1. देखो स्क्रीन पे ध्यान से, ये फोर्स m1 के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. अगर तुम m1 को बढ़ाओगे, मतलब मास को बढ़ाएंगे, तो फोर्स भी बढ़ेगा. दिस फोर्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू m2. दोनों में से कोई भी मास बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा. F इज प्रोपोर्शनल टू बोथ m1 एंड m2. और ये जो फोर्स है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली तो हम लोग नीचे लिखना चाहिए डिनोमिनेटर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. देखो इसका मतलब अगर आप आर को बढ़ाओगे, आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम, आर बढ़ने पे फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला देखी होगी ना स्टूडेंट सबने, Yes. Yes, sir. Yes. 9th में कि 10th में. 10th में. तो मैं क्विकली फास्ट जा रहा हूँ अभी क्योंकि आपको आता है ये चीजें. ठीक है, सुनो अभी इन द नेक्स्ट स्टेप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग रिमूव कर देंगे एंड वी पुट द कांस्टेंट दिस वन जी. जी देखो, लेकिन कैपिटल जी लिखना है, स्मॉल जी गलती से भी मत लिखना. कुछ लोगों को आदत होती है सर स्मॉल जी लिख के आते हैं, बोलते हैं सर वो स्मॉल जी वही है ना 9.8 वाला, वो नहीं है, ये कुछ और है. कैपिटल जी लिखेंगे. इसके हमने डायमेंशंस भी शायद निकाले थे. कैपिटल जी को नाम दिया जाता है, इस कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. Gravitational constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, ये जो कैपिटल जी है ना इसका नाम है. कैपिटल जी के बारे में अगर मैं बता दूं तो कैपिटल जी जो है ना पूरे यूनिवर्स के लिए फिक्स है, एक ही वैल्यू है उसका पूरे यूनिवर्स के लिए. अगर अगर सपोज तुम दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन्स को भी मास होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं. इफ यू वांट टू फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और जी आप लेंगे. जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻11. See this, it's a value of g, 6.67 into 10⁻11. ये लेंगे. तो यहाँ पे मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स की बात की, अब छोड़ दो इलेक्ट्रॉन्स को.
सपोज हम लोग दो स्टार्स की बात कर रहे हैं, लेट्स टेक 2 स्टार्स। आपको मालूम है स्टार्स को बहुत ज्यादा मास होता है, तो अगर स्टार की बात करेंगे ना, तो 2 स्टार्स को मास है, तो 2 स्टार भी एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। 2 स्टार्स के लिए भी आप यही फॉर्मूला लगाओगे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, और 2 स्टार्स के लिए भी जी हम लोग यही लेंगे। तो जी डज नॉट चेंज इवन इफ यू टेक 2 स्टार्स और यू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स और यू टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 स्टार, जी सबके लिए एक ही है। That is 6.67 into 10 power minus how much? 11. 11. जी का अगर आप यूनिट निकालोगे ना, जी का यूनिट तुम यहां से निकाल सकते हो, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी Newton स्क्वायर। meter square जी kg. का यूनिट यहां से यस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर। तो बेसिकली इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सुनो अभी ध्यान से, तो इस फोर्स का ओरिजिन क्या है, मतलब इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? इज इट ओरिजिन इज मास, बेसिकली मास से इसकी यस, starting होती है। Yes. यस, अगर मासेस ही नहीं होंगे ना, तो ये फोर्स नहीं एग्जर्ट करेगा। फोर्स ये मासेस के बीच में, तो इसका जो ओरिजिन है ना वो मास है, ठीक है। अब इस फोर्स के, ग्रेविटेशन फोर्स के मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इज इट ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही आप अर्थ पे स्टिक हो, नहीं तो आप अर्थ को कब का छोड़ के चले जाते, पता है? यस। नंतर पाहिजे त्याला जास्त लागतं माय. ये किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप अर्थ पे रुके हुए हो, नहीं तो आप कब का अर्थ से फ्लाई होके चले जाते। तो यू ओके, so you are bound with earth because of the gravitational force, ठीक है। Getting? दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, इसे हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो सन के साथ बाउंड है क्या? मतलब अर्थ सन के से Yes. जुड़ा हुआ यस, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। देखो अर्थ को मास है, सन को भी मास है, सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस अट्रैक्शन की वजह से ही अर्थ बाउंड है सन के साथ। जो मून है, हमारा जो मून है, मून इज इट अर्थ के साथ बाउंड है? यस, यस, अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता है मून, क्योंकि उसका भी रीजन ग्रेविटेशन है। तो हमारा जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, उसी की वजह से आप अर्थ के साथ जुड़े हुए हो, अर्थ के साथ मून जुड़ा हुआ है और अर्थ सन के साथ जुड़ी हुई है। तो कहना है आवर एंटायर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी दिन बाय चांस अगर सोलर सिस्टम, मतलब किसी दिन बाय चांस सपोज ग्रेविटेशन फोर्स डिसअपियर हो गया, सपोज, तो पता है क्या होगा? आप अर्थ को छोड़ देंगे, अर्थ सन को छोड़ देगी, सब दूर दूर चले जाएंगे। सोचो क्या होगा? यू कांट सर्वाइव। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स ये रहता है, इट इज अ फोर्स बिटवीन 2 मासेस, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स के ना, अब समझ में तो आ गया आपको क्या है। इसके मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, कुछ यूनिक फीचर्स ऑफ दिस फोर्स। पहला फोर्स है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसका पहला फीचर है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज ओनली अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होता है। मतलब 2 मासेस नेवर रिपेल ईच अदर, सिर्फ क्या करते हैं एक दूसरे को? अट्रैक्ट। Track. भाई अर्थ ने आपको रिपेल किया है क्या? किसी ने उठे सुबह अर्थ रिपेल कर रही है आपको, अर्थ से दूर दूर भगा रही है? No. रोज उठते हो अर्थ अट्रैक्ट ही करती है ना। तो ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का है, इट कैन नॉट बी रिपल्सिव फोर्स। सेकंड, ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना, ये कहा जाता है कि मैंने आपको, देखो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने 4 फोर्सेस आपको बताया बेस्ड ऑन ओरिजिन। इन चारों में से सबसे वीकेस्ट जो है वो ग्रेविटेशन है, इट्स अ वीकेस्ट फोर्स। अब आप थोड़ा बोलेंगे सर वीकेस्ट कैसे है? ये सबसे कमजोर फोर्स है, ये कैसे? देखो मैं आपको समझा देता हूँ। फोर्स अगर आपको निकालना है ना 2 मासेस के बीच में, तो ये फॉर्मूला होती है, बराबर। इसमें काम करो, m1 m2 दोनों को 1-1 किलोग्राम ले लेते हैं। लेट्स टेक m1 एंड m2 बोथ हैज 1-1 किलोग्राम। और r क्या है? r इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस, तो r को भी 1 मीटर ले लेते हैं। ये देखो पूरा 1 ही आ जाएगा फिर तो। g का वैल्यू डाल दो, g का वैल्यू 1 नहीं है, g का वैल्यू बहुत छोटा है, 6.67 into 10⁻⁻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 ⁻
है कितना वीक है, आपको करना क्या होगा, वो फोर्स सपोज मासेस के बीच में है, मासेस को 1 1 ले लो, जिस चीज को आप 1 ले सकते हो 1 ले लो, मासेस मैंने 1 ले लिया, डिस्टेंस 1 ले लिया, जी को ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसको मैं 1 नहीं ले सकता, इसकी तो फिक्स वैल्यू है। एक बात हो, ओवरऑल फोर्स कितना आ रहा है, इज इट 6.6 6.67 10 to minus 11.
सी ये 10⁻+11 नहीं आ रहा है, 10⁻−11 आ रहा है. इज इट अ वेरी स्मॉल फोर्स? यस ऐसे ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि फोर्स स्मॉल है कि वीक है. 1 लेके, जितना आप 1 ले सकते हो उसको 1 लेंगे. मासेस को 1 ले लिया मैंने, तो फोर्स देखो 10⁻−11 है. काफी कम फोर्स है ये, काफी छोटा फोर्स है. इसलिए कहा जाता है कि ये वीकेस्ट फोर्स है. फोर्स अगर मासेस के बीच में है ना, तो मासेस को 1 ले लो. फोर्स अगर चार्जेस के बीच का है, चार्जेस के बीच का, तो चार्जेस को 1 ले लो, 1 कूलम. उससे पता चलता है फोर्स वीक है कि स्ट्रांग है. तो देखो ये काफी कम फोर्स आ रहा है. ठीक है, इसलिए ये फोर्स जो है ना, कुछ मजा नहीं है इसमें, बहुत वीक फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स में वो r² क्यों आता है नीचे? ये देखो न्यूटन का लॉ है. एक्चुअली में इसमें एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं, ये टॉपिक भी आगे हायर फिजिक्स में आता है. इस टॉपिक का नाम है सेंट्रल फोर्सेस. ग्रेविटेशन फोर्स है ना, एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल. न्यूटन ने ये सब बताया था. अभी आपको इस स्टेज पे तो नहीं समझ में आएगा कि सेंट्रल फोर्सेस क्या होता है. जो भी सेंट्रल फोर्स होता है ना, उसमें r² आता है. थोड़ा चाहिए तो नेट पे सर्च मारो, देखो सेंट्रल फोर्सेस. तो अभी नहीं समझ में आएगा, इतना बताऊंगा तो कुछ क्लियर होगा नहीं क्या बोल रहे हैं. एज ऑफ नाउ नहीं कर सकते, हायर फिजिक्स में आता है. ठीक है, तो वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशन. थर्ड मैं बता दूं इसका फीचर. थर्ड फीचर है कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो, सपोज अर्थ और आपके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है. सपोज अर्थ और आपके बीच में एयर आ गई, अर्थ और आपके बीच में एयर है, तो एयर इज अ मीडियम. ठीक है, देखो यहाँ पे ये सपोज अर्थ है और ये आप हो यहाँ पे. अर्थ और आपके बीच में देखो एयर है. एयर इज अ मीडियम बिटवीन देम. तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. लेकिन अगर अर्थ और आपके बीच में वाटर आ गया, लेट्स से यू आर इनसाइड द पूल, पानी के अंदर है, नदी में आप अंदर है, तो आपके और अर्थ के बीच में वाटर आ गया, तो मतलब मीडियम चेंज हो गया. एयर वॉज अ मीडियम, नाउ वाटर इज अ मीडियम बिटवीन यू एंड अर्थ. वाटर आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. अर्थ आपको अभी भी उतने ही फोर्स से खींचेगी जितने फोर्स से वो एयर में खींच रही है. फोर्स बिटवीन टू मासेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम विच कम्स बिटवीन m1 एंड m2. m1 m2 के बीच में एयर है, या m1 m2 के बीच में वाटर है, या m1 m2 के बीच में ऑयल है, कैरोसिन है, जो भी है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना फोर्स से खींचेगा. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, मीडियम. अब कुछ नहीं रहता है सर, ऐसे कैसे, पानी आएगा तो प्रॉब्लम आएगी ना, फोर्स तो कम हो जाएगा पानी में. ऐसा कुछ भी नहीं है. एक एग्जांपल देता हूँ. जब आप रोड पे चलते हो, रोड पे आप एक बॉल को छोड़ दो, यू जस्ट लीव द बॉल ऑन द रोड, तो बॉल सीधा नीचे जाएगा अर्थ की तरफ. ठीक है, अब वही बॉल को आप बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे आप बैठे हो, किसी बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे आप बैठे हो, बॉल आपके पास है, तो आपके और अर्थ के बीच में 5 फ्लोर्स आ गए, बीच में 5 फ्लोर्स आर देयर इन बिटवीन. तो अभी बॉल को छोड़ दो, ऐसा क्या बॉल स्लोली नीचे गिरेगा, क्योंकि बीच में 4 फ्लोर आ गए, तो अर्थ कम खींचेगी बॉल को. नो. यू आर इन अ हाउस विच इज सिचुएटेड ऑन द 5th फ्लोर. 5th फ्लोर पे अपने घर में बैठे हो, आपके हाथ में बॉल है, तो आपके और अर्थ के बीच में 4 फ्लोर आ गए. तो ऐसा तो नहीं उसकी वजह से अर्थ का ग्रेविटी कम हो जाता है, आपको कम खींचेगा अर्थ, नहीं. ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. तो m1 m2 के बीच में कौन आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, क्लियर विद दीज फीचर्स? यस हाँ, नोट करना, जल्दी नोट कर लेना. ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट विथ अ सेकंड टाइप ऑफ फोर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन. सेकंड टाइप का फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. है सेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सी, ओके, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्टार्ट करते हैं. सी केयरफुली, लुक एट हियर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? सपोज यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे देखो, सपोज ये एक चार्ज है, इट्स +Q1, और दूसरा भी एक चार्ज है +Q2. देखो ये दोनों चार्जेस हैं, चार्जेस आर मेजर्ड इन कूलम्स. एक चार्ज है +Q1 और दूसरा चार्ज है +Q2. डू यू थिंक ये दोनों रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को? यस. तो ये जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. इस फोर्स का जो रीजन है वो चार्ज है ना, चार्ज की वजह से ये फोर्स लग रहा है. अगर चार्जेस ही नहीं होंगे, सपोज दोनों न्यूट्रल बॉडीज हैं, बोथ आर न्यूट्रल, तो आपको मालूम है न्यूट्रल को रिपेल नहीं करता है. तो
रीजन क्या है इस फोर्स का? चार्ज रीजन है क्या इन फोर्सेस का? ठीक, तो ये जो फोर्स है ना विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्जेस, इन फोर्सेस को सबसे पहले नाम दिया गया था, जो फोर्स चार्जेस के बीच में होते हैं इनको पहले नाम दिया था, क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं। कौन सा नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ, देखो इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, दिस चार्जेस आर एट रेस्ट। रेस्ट को ही स्टैटिक बोलते हैं ना, स्टैटिक मतलब जो रेस्ट पे है। तो ये है। एक बात बताओ, अगर ये चार्जेस मूव करेंगे ना तो मूविंग के टाइम पे भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। व्हेन दे आर मूविंग देन आल्सो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, बट राइट नाउ दे आर स्टैटिक, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बाद में क्या हुआ, लोगों को मालूम पड़ा कि ये चार्जेस का तो हो गया, बाद में लोगों को मालूम पड़ा कि एक और फोर्स होता है, नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं जो मैग्नेट के। आपको मालूम है मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन नॉर्थ पोल में कोई चार्ज तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ पोल के अंदर कोई चार्ज होता है, साउथ पोल में कोई चार्ज है, ऐसा तो नहीं है। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में जो एक्सर्ट होता है फोर्स, इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टार्टिंग में ये दोनों फोर्सेस अलग थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाज डिफरेंट, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट्स के बीच में होता है वो अलग था। देखो दोनों मैंने आपकी स्क्रीन पे बनाए हैं, दोनों एकदम अलग माने जाते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट केम, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, नई नई चीजें पता चली, तो उससे लोगों को मालूम चला कि जो ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, नॉर्थ एंड साउथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, ठीक है? ये जो है ना, ये भी इसका रीजन भी चार्जेस ही है। नॉर्थ एंड साउथ पोल के अट्रैक्शन का जो रीजन है वो भी चार्जेस ही है। ये देखो, जब चार्ज, सपोज ये एक चार्ज है Q, जब चार्ज ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, देखो when charge revolves in a circular path like this, ऐसे, तो इसको आप करंट बोलते हो। करंट, चार्ज जब क्लोज पाथ में घूमता है उससे करंट बनता है। करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मतलब करंट से ही नॉर्थ पोल साउथ पोल बनता है। अगर करंट क्लॉकवाइज है, सपोज करंट इज क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल बनता है। ये आप आगे के चैप्टर्स में सीखोगे। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टे दिशा में घूम रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो वो नॉर्थ पोल बनता है। यस, यही फैक्ट है। चार्जेस जब सर्कुलर पाथ में घूमते हैं तो उससे बनता है करंट। यू नो व्हेन चार्ज मूव्स इन अ क्लोज पाथ इन अ सर्किट, इट्स अ करंट। करंट से ही नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते हैं, इट्स अ फैक्ट। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल जिसको आप मानते हो ना, मैग्नेटिक फोर्स जो आप बोलते हो, वो भी चार्जेस की वजह से ही है। अगर चार्जेस नहीं घूमेंगे तो करंट ही नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो मैग्नेट भी नहीं बनता है। तो दोनों फोर्सेस जो आपको दिख रहे हैं ना, उनका बेसिकली जो रीजन है वो चार्जेस ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्ज रेस्ट पे है, मैग्नेटिक में चार्जेस आर इन मोशन। दोनों एक ही तरीके के फोर्सेस हैं, तो ये दोनों फोर्सेस को मिला के कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द चार्जेस। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो थोड़ा खाली आइडिया दे दिया है, डिटेल में आपको आगे के चैप्टर्स में सीखोगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो दोनों फोर्सेस का रीजन चार्जेस ही है। So origin is same, that is electromagnetic force. दोनों electromagnetic force में आते हैं। Starting clear? हाँ. So I can say the electromagnetic forces exist between charges. It's a force due to what? Charges. Magnets के बीच में जो force है वो भी charges का ही है ultimately. It's a force between charges only. Charges जब motion में होते हैं तब वो magnetic force बन जाता है। Charges जब rest में होते हैं तो वो electrostatic force होता है। ओके, क्लियर? अब ये जो मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं कि ये कितना इंपॉर्टेंट फोर्स है। एक बात बताओ स्टूडेंट, आपने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि आयोनिक बॉन्ड बनता है Na+ और Cl- के बीच में, तभी NaCl बनता है। Yes. बात बताओ, ये देखो ये Na+ है और ये Cl- है। यू नो दैट ये कैटायन है और ये एनायन है, इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। हाँ, जो भी है कैटायन एनायन छोड़ो, NaCl बनता है। लेकिन एक बात बताओ, एक्चुअली क्या लगता है अगर इसको थोड़ा डिटेल में देखें, इज इट अ फोर्स बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस Na+ एंड Yes. तो अभी आप इसको आयोनिक बॉन्ड बोलो या जो बॉन्ड बोलना है बोलो, लेकिन एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, चार्जेस के बीच का फोर्स है ना ये। Yes. इट्स अ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, उसी वजह से Na और Cl साथ में रहते हैं ना।
एक बार बताओ, कहने से Yes. मॉलिक्यूल्स, ये NaCl मॉलिक्यूल कब बनता है? जब पॉजिटिव चार्ज Na और नेगेटिवली चार्ज Cl आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उससे मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। अब मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो आपका मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ही नहीं होता, कभी केमिस्ट्री का सिलेबस ही कम हो जाता। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल की चलो अलग बात है, एटम्स जो है ना, एटम्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। टेल मी, ये देखो, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, दिस ई इज इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस है। लुक एट इट प्लीज। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है, दोनों में कौन सा अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। Electromagnetic. इसी वजह से इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तभी एटम बनता है ना। तो कहने से एटम इज नॉट स्टेबल विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिसअपियर हो गया तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ के चला जाएगा, तो एटम एग्जिस्ट करेगा क्या? फिर खाली न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा फिर तो। कहने से फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, सॉरी, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, which force is responsible? Electromagnetic. Electromagnetic. EMF. अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होता ना तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करते, मॉलिक्यूल भी नहीं बन पाते, Na और Cl का भी आपस में जुड़ते ही नहीं। तो मैंने आयोनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल दिया, कोवेलेंट बॉन्ड का भी रीजन वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही है। तो आपकी जो पूरी केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, एटम्स, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बिना बनती नहीं फिर। ठीक है, आपकी बॉडी में एक बार बताओ, इज इट आपकी बॉडी में भी छोटे छोटे सेल्स आपस में ज्वाइंड है, मॉलिक्यूल बनते हैं? आपकी बॉडी में भी एटम मॉलिक्यूल से बनी हुई है आपकी बॉडी भी। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिसअपियर होगा ना तो आपकी सारी बॉडी के एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो इवन वी विल नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। समझा इनका इंपॉर्टेंस? Yes. 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए मॉलिक्यूल में और एटम में, कुछ और एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फोर्स होता है टेंशन। ठीक है, टेंशन एक फोर्स होता है। आगे चल के हम लोग टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, इन डिटेल वी विल टेक टेंशन, डोंट वरी। सो बट टेंशन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। दूसरा आपने एक फोर्स सुना होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं बेसिकली, जो आप आगे चल के सीखोगे। टेंशन, फ्रिक्शन इज आल्सो अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ओनली। ये कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, नाउ आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट टू फोर्सेस, ठीक है, आई एम गोइंग विद पहले मैं काम करता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फीचर्स बता देता हूँ, सम फीचर्स ऑफ दिस फोर्स, सम यूनिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। पहला ये है कि जो ये फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव तो होता है, उसके साथ साथ क्या होता है? रिपल्सिव ऑल्सो। इट्स अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। सेकेंड पॉइंट, आपको मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो वीकेस्ट नहीं हो सकता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी स्ट्रांग रहता है, बट इट इज नॉट स्ट्रांगेस्ट, बट स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी कोई प्रूफ करने को आपको नहीं बोलेगा, ठीक है, बट स्ट्रांग है, इट इज इंडीड स्ट्रांग फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। थर्ड फीचर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में कोई नई चीज आ गई तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स अफेक्ट होता है। दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम कुछ अलग आ गया तो ये फोर्स अफेक्ट होता है, डेफिनेटली इट इज अफेक्टेड। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, स्टूडेंट आपने शायद केमिस्ट्री में शील्डिंग इफेक्ट सुना है कभी? शील्डिंग इफेक्ट नहीं सुना होगा? Yes. 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 शील्डिंग इफेक्ट। एक बात है, अगर ये न्यूक्लियस है, ओके, और ये एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में
कुछ और शेल्स आ जाएं, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं दोनों के बीच में, तो आई थिंक द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, Yes. बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मतलब बीच में कुछ और मीडियम आ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अगर आप शीलिंग इफेक्ट समझते हो, उससे समझ में आता है कि बिटवीन टू चार्जेस अगर मीडियम चेंज कर दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू। शीलिंग इफेक्ट से पता चल जाता है कि ग्रेविटेशन फोर्स डिपेंड्स ऑन व्हाट मीडियम। ये तीनों इसके फीचर्स हैं स्टूडेंट। यहां पर मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो वीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे स्ट्रांग है, ये बताया ना मैंने। ऑलमोस्ट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। अगर लिखना है तो लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। काफी ज्यादा हो गया ना, कितने टाइम्स ज्यादा? 10⁻36 टाइम्स ज्यादा है, 36. काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर? ओके, लिख दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन फोर्स। स्टूडेंट, जो चीज अभी प्रूफ नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें आगे चल के आप प्रूफ कर पाओगे, अभी तो मुश्किल है उनको। तो 36 कैसे, दैट वी कैन नॉट प्रूव राइट नाउ। थर्ड आते हैं, थर्ड फोर्स अगर आपको याद है, थर्ड टाइप ऑफ फोर्स कौन सा था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पेज पे जो भी है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? Yes. 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 अब एक काम करो, 2 मिनट पेन डाउन कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना, क्योंकि ये जो मैं अभी करने वाला हूँ, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो थोड़ा सुन लो पहले। कीप योर माइंड फ्री, कुछ लिखो मत, सुनो ध्यान से सुनना। अभी लगभग 100 साल पहले अगर हम लोग चले जाएं, मतलब 1920 के आसपास, 1920 तक, 100 साल पहले तक साइंटिस्ट को खाली 2 ही फोर्सेस पता थे बेस्ड ऑन द ओरिजिन। वो 2 फोर्सेस आप स्टडी कर चुके हो, तो ओनली 2 फोर्सेस वर देयर। एक था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। साइंटिस्ट के पास खाली ये 2 फोर्सेस का ही नॉलेज था, एक ग्रेविटेशनल है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, खाली 2 फोर्सेस थे। 1920s के बाद में पता चला कि कुछ और फंडामेंटल फोर्सेस भी हैं, कुछ और फोर्सेस भी हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, ये 1935 में डिस्कवर हुआ है, तो डिस्कवर्ड इन 1935। तो काफी नया फोर्स है, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, जस्ट 85 इयर्स अगो। सो नया फोर्स है। अब ये फोर्स क्या होता है थोड़ा मैं समझा देता हूँ इसके बारे में, लेकिन सबसे पुराने और सबसे बेसिक फोर्सेस जो है वो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। ये नया टाइप का फोर्स है। देखो देखो ये क्या रहता है, सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये न्यूक्लियस है, इट्स अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आपने ये सुना होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, और कौन होता है प्रोटॉन्स के साथ साथ? Neutron. न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स को मैं एन लिख देता हूँ, ये देखो। अब देखो, न्यूट्रॉन तो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, न्यूट्रॉन आर हैविंग नो चार्ज। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन डू यू फील प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर ना? Yes. Yes. प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो होना क्या चाहिए पता है? क्योंकि देखो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो होना ये चाहिए कि प्रोटॉन शुड गो अवे फ्रॉम ईच अदर। प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा। प्रोटॉन हैज मास, अनदर प्रोटॉन हैज मास, तो 2 मासेस के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट होता है, ज्यादा 36 टाइम्स उससे स्ट्रॉन्गर कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। Yes. तो मेनली कौन सिग्निफिकेंट कौन होगा फोर्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स कौन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो प्रोटॉन बेसिकली रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ये देखो, अगर ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ओके, और बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ऐसे नहीं कुछ प्रोटॉन्स होते हैं, देयर आर 30-40 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, 30-40 प्रोटॉन्स, 100 प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एक बात, इफ दे आर रिपेलिंग ईच अदर, सो दे मस्ट गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और ये न्यूक्लियस टूटना चाहिए, मतलब इट शुड बी अनस्टेबल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस स्टेबल रहना चाहिए। Stable. इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसा बोल सकता हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ लोग हैं जो एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। 10 लोग हैं, सपोज देयर आर 10 पीपल,
10 के 10 एक दूसरे को मतलब पसंद नहीं करते, मारा पीटी चलती रहती है सबकी में, बैठ ही नहीं सकते एक साथ। तो वो अगर एक जगह पे आप उनको एक रूम में बंद कर दोगे तो डू यू फील वो रूम में नहीं रह पाएंगे ना, रूम से बाहर आने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। वैसे ही है, Yes. प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर, सो दे कैन नॉट लिव टुगेदर, दे विल ट्राई टू गो अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन पता है एक्सपेरिमेंटली न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं अराउंड 1935, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ये सारे प्रोटॉन्स, भले कितने भी प्रोटॉन्स हो, 40 प्रोटॉन, 60 प्रोटॉन, 80 प्रोटॉन्स, कितने भी प्रोटॉन हो, ये सब आराम से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। ना सिर्फ रहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं रहते हैं, जितनी साइज में जितनी जगह उनको लगनी चाहिए, ओके, बेस्ड ऑन देयर नंबर, जितनी जगह उनको लगनी चाहिए उससे भी कम जगह में वो लोग रहते हैं एक साथ। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को देख तो नहीं सकते, नोबडी कैन सी द न्यूक्लियस, लेकिन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन, बेस्ड ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, वी कम टू नो कि एक्चुअली में न्यूक्लियस काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन आराम से प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं अंदर, मतलब कोई टूट के बाहर नहीं आता है। न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है, इनफैक्ट जितनी जगह उनको लेनी चाहिए बेस्ड ऑन देयर नंबर, उससे भी काफी कम जगह में वो रहते हैं। तो साइंटिस्ट इसमें वो हो गया स्ट्रेंज, दे फील स्ट्रेंज, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, ये मतलब एक बात आई, मतलब ऐसा हो गया ना कि अगर मैं बोलूं कि कुछ लोग एक दूसरे से हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, मारा पीटी करते रहते हैं, ऐसे 10 लोग हैं, सपोज 10 लोग एक ही घर के अंदर रह रहे हैं, बहुत ही छोटे घर में रह रहे हैं, जिसमें 10 लोग से भी छोटी साइज वाला घर है वो, उसमें रह रहे हैं और बाहर कोई भी नहीं आ रहा है, किसी की आवाज बाहर नहीं आ रही है। तो विल यू बी गेट सरप्राइज विद दैट और नो? Yes. Yes. तो ये सबसे पहले जो सरप्राइज हुआ ना वो इसको हुआ, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था युकावा। जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, देयर वाज वन साइंटिस्ट हुज नेम इज युकावा, हिडेकी युकावा। हिडेकी युकावा नाम से लग रहा है कि जापानीज साइंटिस्ट है। Yes. हाँ, Yes. युकावा वगैरह ऐसे जापानीज नेम होते हैं। तो ही वाज अ जापानीज साइंटिस्ट। युकावा ने क्या बोला कि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नो डाउट, लेकिन यहां पर शायद एक और फोर्स है, एक और फोर्स है, ठीक है। उस फोर्स के बारे में उसने बताया कि एक और फोर्स है जो सिर्फ अट्रैक्शन वाला फोर्स है, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये फोर्स किसके बीच में एग्जर्ट कर रहा है मैं अभी वो बता रहा हूँ। इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ये देखो वर्ड देखो। अब न्यूक्लियॉन क्या होता है? जो भी न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। एनीबडी हु इज इनसाइड द न्यूक्लियस इट्स नोन एज व्हाट? न्यूक्लियॉन। Nucleons. देखो जैसे जो भी इंडिया के अंदर है वो इंडियन है ना, तो वैसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर है वो कौन है? न्यूक्लियॉन है। न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन मतलब एनीबडी हु इज इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियॉन में प्रोटॉन भी आ जाते हैं, और कौन आ जाएगा न्यूक्लियॉन के अंदर? न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। Neutron. Neutron. तो इनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो युकावा ने क्या बताया कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है, दे रिपेल ईच अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन है ना, द प्रोटॉन रिपेल ईच अदर, वो रिपल्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। रिपल्शन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ये फोर्स है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं अट्रैक्शन से, 100 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्शन है उनके बीच में, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही कम जगह में इतने सारे प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ना, जो कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है, उसी फोर्स का नाम ये है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। Nuclear force. Nuclear force. ये नाम दिख रहा है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज न्यूक्लियर, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में होता है। ये देखो प्रोटॉन के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आल्सो अट्रैक्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, एंड इवन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट ईच अदर। ये देखो ये तीनों देखो, प्रोटॉन के बीच में ये अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है, न्यूट्रॉन के बीच में भी होता है। और ये जो अट्रैक्शन है ना, जैसे मैंने बताया, वो 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है compared to which force it is 100 times? Electromagnetic Electromagnetic. force.
इसलिए जो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, उस रिपल्शन से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है उनके बीच में, इसलिए वो साथ में रहते हैं इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। ठीक है, तो ये फोर्स जो दो न्यूक्लॉन्स के बीच में है, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, देखो अब इसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ इस फोर्स के बारे में। ये जो फोर्स है ना, मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओरली बता रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग ओरली, आप लिख लो अपने हिसाब से। पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इसका फीचर है कि ये जो फोर्स है ना, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ये, इससे स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं मिलता है नेचर में, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्गेस्ट है, हमको भी फील करना है, ये कैसे? आप इसको फील नहीं कर सकते, पता है आप क्यों नहीं फील कर सकते इसको? क्योंकि ये खाली किसके अंदर होता है पता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जाओगे तो ये फील होगा तो ये फोर्स खाली किसके अंदर फील हो सकता है? न्यूक्लियस के अंदर। Nucleus. तो एक बात है, न्यूक्लियस के जैसे आप बाहर आ गए ना, ये फोर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब सपोज दो प्रोटॉन्स है, दोनों प्रोटॉन्स को मैंने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है, 2 प्रोटॉन्स आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, उनके बीच में ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है तभी ये एग्जिस्ट करता है। तो कहना से इट्स अ फोर्स विच कैन नॉट बी एक्सपीरियंस इन द डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ये फोर्स का फीचर है कि ये जो फोर्स है ना, खाली न्यूक्लियस के अंदर होता है। लिख लो बड़े चाहिए तो, इट एग्जिस्ट ओनली विद इन द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। हेंस वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ। ठीक है, तो ये फोर्स का जो रेंज है ना, रेंज काफी कम है, मतलब काफी कम डिस्टेंस तक ये एक्ट होता है। अगर न्यूक्लियस के अंदर हो तभी होगा, बाकी न्यूक्लियस के बाहर आ गए तो ये नहीं एग्जिस्ट करता है। सर थर्ड पॉइंट रिपीट करो ना। मैंने ये बोला कि दिस फोर्स एग्जिस्ट ओनली विद इन द न्यूक्लियस, इतना भी लिखना चलेगा। दिस फोर्स एग्जिस्ट ओनली विद इन द न्यूक्लियस, दैट इज व्हाई it cannot be experienced in the daily life, hence it cannot be experienced in a daily life। आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते उसको। स्टूडेंट ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर पाते हो आप? ग्रेविटी Yes. Yes. कोई भी ऊंचाई वाली जगह से जंप कर दोगे तो पता चल जाएगा ग्रेविटी क्या होती है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, डू नॉट परफॉर्म एनी स्टंट लाइक दिस। अगर आप एक टेबल से भी नीचे जंप करोगे फ्लोर पे तो पता चल जाएगा ग्रेविटी कैसे खींचती है। बट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फोर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसकी मैं फीचर्स आपको बताया कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, खाली न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज, इसका रेंज बहुत छोटा है, इट्स अ शॉर्ट रेंज फोर्स। खाली कहाँ फील होता है? न्यूक्लियस के अंदर फील होता है। ठीक है, ओके, वेरी क्लियर अबाउट दिस फोर्सेस? सर और इसका ये- इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, इस फोर्सेस का इम्पोर्टेंस? इस फोर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि इसी फोर्स की वजह से न्यूक्लियस बनता है। अगर ये फोर्स नहीं होता ना, न्यूक्लियस ही टूट जाता। और सोचो अगर न्यूक्लियस ही टूट जाता तो एटम बनता क्या फिर? नो। इधर आपके पास एटम है, एटम में न्यूक्लियस ही नहीं है, चलेगा क्या? नो। तो हाँ, तो ये फोर्स की वजह से ही न्यूक्लियस बनता है एंड अल्टीमेटली न्यूक्लियस की वजह से ही एटम बनता है। ठीक है, तो ये फोर्स का इंपॉर्टेंस एक ही है कि ये न्यूक्लियस को स्टेबल रखता है। इट्स बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस ओनली न्यूक्लियस इज स्टेबल। ठीक है, देखो अभी स्टूडेंट लास्ट चौथा फोर्स आ रहा है। चौथा फोर्स है लास्ट वाला, वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा है लास्ट? वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलो इसके नाम पे आ जाओ। इसका भी नाम न्यूक्लियर फोर्स है, मतलब क्या लगता है ये भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा खाली फोर्स? न्यूक्लियस। Nucleus. अब प्रॉब्लम क्या है सुनो, न्यूक्लियस के अंदर तो आपको खाली यही चीज पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं। प्रोटॉन जो है वो, प्रोटॉन के अंदर भी चीजें होती है। प्रोटॉन खुद दो तीन चीजों से मिला के बना होता है, क्वार्क्स कहते हैं उसको, क्वार्क्स। तो एक क्या हम करेंगे, लिसन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। ये देखो स्क्रीन पे देखो, ये सपोज प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। तुमको यही मालूम है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इन दो चीजों से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जैसे आप फिजिक्स में आगे प्रोग्रेस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन भी 3 चीजों से मिला के बनता है, न्यूट्रॉन 3 चीजों से बना होता है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट भी हो सकता है, प्रोटॉन कैन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। दे आर इंटर कन्वर्टेबल। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वो एक अलग टाइप का पार्टिकल छोड़ देता है।
जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तब वो एक अलग पार्टिकल, अलग टाइप का पार्टिकल रिलीज कर देता है। ऐसे बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स हैं। ये जो सारे पार्टिकल्स है ना, जिनके बारे में आपको कुछ ज्यादा नहीं मालूम है, ये सारे पार्टिकल्स है ना, इन सब पार्टिकल्स को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सर इलेक्ट्रॉन पर फंडामेंटल है ना? नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन भी टूट सकता है पार्ट्स में। इलेक्ट्रॉन से भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल निकल सकते हैं। ऐसे अगर मैं बताऊं ना, ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत सारे हैं। आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे थोड़ा बहुत इनके बारे में। यू विल हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑल इन द 12th स्टैंडर्ड, और वो भी लास्ट के चैप्टर्स में, काफी देर बाद आने वाला है ये। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है ना, मतलब ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बने होते हैं। ऐसे टोटल पता है 64 टाइप के पार्टिकल्स हैं। 64 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं। सोचो कितना डिटेल में हम लोगों ने फाइंड किया है। ये जो 64 अलग अलग एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे अगर मैं कुछ ऐसे नाम बता दूं खाली से, और नाम सुनने के लिए बता दूं, तो ध्यान से सुनो इनके नेम। हेड्रॉन, बेरियन, लेप्टॉन, म्यूऑन, मीसॉन, ठीक है, ऐसे अलग अलग नेम होते हैं। सबके पीछे लास्ट में ऑन लगता है, ऑन। अब आप बोलेंगे सर लास्ट में ऑन क्यों लग रहा है? अब एक बार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें भी ऑन लग रहा है क्या पीछे? Yes. ये ऑन का मतलब होता है कि पार्टिकल्स को बोलते हैं। अगर कोई बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल है उसकी वजह ऑन लगाया जाता है, वो ऑन हो जाता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। बेरियन, क्रिप्टॉन, नहीं बेरियन क्रिप्टॉन नहीं, वो तो सर हिग्स बोसॉन क्या है? वही तो बोल रहा हूँ, कहाँ से समझ पाओगे हिग्स बोसॉन? हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल, भगवान का पार्टिकल है वो। तो अभी वो रिसर्च में चल रहा है। हिग्स बोसॉन इज अ प्रेजेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च। हिग्स बोसॉन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ये चीजें ना बेटा, अगर आपको इंटरेस्ट हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसमें इंटरेस्ट हो, कि काफी अच्छा टॉपिक है ये भी, तो आप थोड़ा थोड़ा करके नेट पे सर्च करो, कोई बुक पढ़ो। ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल होते हैं। थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एकदम ऐसे झटके से मैं बता नहीं पाऊंगा कि हिग्स बोसॉन क्या होता है। इट्स अ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला ना 64 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनको ही बोलते हैं कौन से पार्टिकल? एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। ये पार्टिकल्स कभी कभी रिलीज हो जाते हैं, कुछ प्रोसेस होता है उसमें रिलीज हो जाते हैं। कभी कभी ये अंदर छुप के रहते हैं, दिखाई भी नहीं देते। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने कंफर्म ही नहीं है कि वो हैं भी कि नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, डाउट है। तो ऐसे अलग अलग पार्टिकल्स हैं। इन सारे पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ जो बाइंड करके रखता है, वो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स ऐसा फोर्स है जो इन छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखता है, ठीक है। तो आप एक शॉर्ट, इन शॉर्ट आप ऐसे लिख सकते हो दैट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द एलिमेंट्री पार्टिकल्स टुगेदर। Okay, it's a force of attraction between elementary particles. कोई आपसे पूछेगा नहीं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स बताओ कौन कौन से हैं, कोई नहीं पूछेगा, डोंट वरी। थोड़ा बहुत आइडिया समझा इसका, ठीक। हाँ, अब इसका देखो नाम ही वीक न्यूक्लियर फोर्स है, नेम ही वीक है, डेफिनेटली वीक होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे वीकेस्ट कौन सा बताया था मैंने? सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशनल तो देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशन है। उससे जो स्ट्रांग होता है उससे थोड़ा स्ट्रांग है। वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे थोड़ा स्ट्रांग है। इससे ज्यादा स्ट्रांगर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रांग है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। देखो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। ये ऑर्डर में फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट। Okay, so this is a classification of these forces based on origin. ठीक है, आज आपको अभी मालूम नहीं पड़ा होगा, लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। ये चारों फोर्सेस से क्यों पढ़ा हम लोग ने इन चारों फोर्सेस को, मैं बता रहा हूँ अभी। हमारी जो पूरी यूनिवर्स है ना, जैसे मैंने आपको बोला, यूनिवर्स में हंड्रेड्स ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के हंड्रेड्स ऑफ फोर्सेस हैं। लेकिन जो भी हंड्रेड ऑफ फोर्सेस हैं, हजारों टाइप के फोर्सेस हैं, वो सब फोर्सेस बेसिकली इन चारों फोर्सेस में से ही निकले हुए हैं। बेसिकली दे कम फ्रॉम दिस फोर्सेस ओनली। जैसे आप फ्रिक्शन बोलते हो, फ्रिक्शन एक्चुअली में, फ्रिक्शन जो है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है। एक फोर्स होता है जिसको आप बोलते हो वेट, बॉडी का वेट। वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। हाँ, तो क्या होता है, आपने जितने भी फोर्सेस आप आगे सीखोगे आप सीख सकते हो। इन जो भी फोर्सेस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी फोर्सेस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, वो इन चारों में से ही निकले हुए हैं।
यही 4 मेन फोर्सेस हैं। तो इन चारों फोर्सेस को बोलते हैं, इन चारों फोर्सेस का नाम रखा गया है फंडामेंटल फोर्सेस। सो आवर यूनिवर्स इज वर्किंग ड्यू टू दिस 4 फंडामेंटल फोर्सेस। यही 4 फोर्स हैं जो पूरे यूनिवर्स में है, यहाँ वहां। इनमें से भी 2 फोर्सेस ऐसे हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, बाकी 2 फोर्स ऐसे हैं जो आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आपको खाली न्यूक्लियस के अंदर ही वो मिलेंगे, वो भी आपको मालूम है कौन। सो दो फोर्सेस ही हैं जो बाकी यूनिवर्स में आपको दिखेंगे, ओके, और बाकी 2 फोर्सेस जो खाली न्यूक्लियस के अंदर दिखेंगे। सो क्लियर विद टुडेस टॉपिक, जो बताया समझा गया? Yes. इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लियर फोर्सेस। मेरी एक एडवाइस रहेगी, आप टेक्स्ट बुक ओपन करके, अभी नहीं बाद में भले, टेक्स्ट बुक ओपन करके ये चारों एक बार पढ़ के देखना टेक्स्ट बुक से, ठीक है? एक बार मैंने करा दिया, एक बार आप टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे ना तो क्लियरिटी आ जाएगी कैसा है। हमेशा एक हैबिट डालो, जो भी सर ने कराया ना एक बार टेक्स्ट बुक से देखेंगे, ताकि कुछ सर ने नहीं बताया, सर ने कुछ मिस्टेक की हो तो हमको पता चल जाए टेक्स्ट बुक से। मेक दिस हैबिट। अगर 1 घंटे का लेक्चर है ना, तो उसमें आप 1 घंटे के लेक्चर के बाद अगले लेक्चर से पहले कम से कम 15-20 मिनट वो टॉपिक ही, सेम टॉपिक आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया करो, या किसी अच्छे बुक से, ठीक है? टेक्स्ट बुक को मैं अच्छा बुक नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है, आप लेकिन पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? सो क्लियर विद दिस ऑल फोर्सेस, ठीक है? तो देखो हमने आज फोर्सेस की क्लासिफिकेशन सीखी, ठीक है? अब कल जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, उसका जस्ट खाली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जो कल हम स्टार्ट करेंगे उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टुमारो वी विल डू दिस टॉपिक इन डिटेल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप हेडिंग डाल दो प्लीज, अभी पुट दिस हेडिंग, व्हाट्स हेडिंग? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट्स गोइंग टू बी अ टॉपिक, ठीक है? हेडिंग पुट किया सबने? आज मैं खाली थोड़ा समझा देता हूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अल्टीमेटली क्या है, क्या टॉपिक है ये। सी, एक बार बताओ, फिजिक्स में जब हम लोग किसी चीज की स्टडी करते हैं, है ना, ठीक है, तो कोई एक आदमी है जो स्टडी करेगा उसकी। जो आदमी स्टडी करता है, जो आदमी देखता है, स्टडी करता है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। और जिसकी स्टडी करते हो, जिस चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे देखो, 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट जिसको आप देखते हो, जिसकी रीडिंग्स लेते हो, और दूसरा होता है वो आदमी जो इसको देखता है, मतलब उस आदमी को बोलेंगे ऑब्जर्वर, ठीक है? एक होता है ऑब्जेक्ट और एक कौन होता है? ऑब्जर्वर, ठीक है? अब देखो एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उस न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा गया है कि आप ग्राउंड पे खड़े हो और बिल्डिंग से ऊपर से एक बॉल गिर रहा है, आप उसको देख रहे हो। You are standing on the ground and you are observing a ball which is falling from the building. तो जो बॉल है ना, बॉल बिकम ऑब्जेक्ट, और आप उसको ग्राउंड से देख रहे हो, तो आप क्या हो गए? यू आर Observer. हाँ, अब सुनो, ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है, ऑब्जर्वर का जो सराउंडिंग है, ऑब्जर्वर जहां पे भी खड़ा होके इसको देख रहा है, मतलब ऑब्जर्वर की जो सराउंडिंग है ना, जहां से वो देख रहा है, वो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? वो जगह जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, जहां से वो देख रहा है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर की फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट जहां पे होता है, सब जो ऑब्जेक्ट की जो सराउंडिंग है, ऑब्जेक्ट जहां पे लोकेटेड है, ऑब्जेक्ट जहां पे होता है, वो ऑब्जेक्ट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो प्लेस, वो लोकेशन जहां से आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, या जहां पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है? एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो के आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो ग्राउंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ग्राउंड ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर आप लिफ्ट के अंदर हो, यू आर इनसाइड द लिफ्ट, तो लिफ्ट में बैठ के ही आप ऑब्जर्वेशन करोगे ना, फिर तो लिफ्ट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप कार के अंदर हैं और कार चल रही है, और कार के अंदर बैठ के आप दूसरी कार को ऑब्जर्व कर रहे हो, ध्यान से सुनो, कार के अंदर बैठ के आप दूसरी कार को देख रहे हो, तो जो दूसरी कार है ना, वो ऑब्जेक्ट है, और आप कार के अंदर बैठे हो ना, तो कार क्या है आपका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जहां से भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन करते हो, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन की चीजें नहीं चलती हैं, तो जहां से आप ऑब्जर्वेशन करते हो वो बन जाती है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है?
इतना इजी नहीं है, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, बट स्टार्टिंग यही है. सो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द प्लेस वेयर द ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, एनीबडी, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर एग्जिस्ट, ओके, दैट प्लेस इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. तो देखो अभी रिलेटिव मोशन जैसा. नहीं, रिलेटिव मोशन की बात नहीं है वो. अगर देखो ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव हो रहा है तो रिलेटिव मोशन होगा. इट्स ओके. रिलेटिव मोशन की बात नहीं है. क्या होता है, जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. जहां पे तुम हो वो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. यस. सपोज अभी मैं अपने घर पे बैठा हूं, अपने रूम में बैठा हूं, तो ये जो रूम है ना, रूम मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ठीक है. यस. हाँ, तो अभी देखो, ये देखो, सपोज ये पर्सन है, जहां पर भी है, ये देखो, सपोज यहाँ पे है, ये क्या है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लुक एट दिस डायग्राम प्लीज. अभी मैं इसमें कुछ आगे बताने वाला हूँ, सी केयरफुली. देखो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. इसमें भी करना क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर जहां पे खड़ा है ना, वहां पे हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं. ऑब्जर्वर जहां पे, वहां से ओरिजिन होता है. फिर ये अपनी चॉइस के हिसाब से एक्स एक्सिस ऐसे बना सकता है, अपनी चॉइस से वाई एक्सिस बना सकता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जेड एक्सिस भी बनाएगा. ये देखो, एक्स वाई जेड एक्सिस है. ये इमेजिनरी है ऑब्वियसली. अगर ये आदमी मूव करेगा, लेट्स से ये पर्सन मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रेम ही मूव कर रही है. सपोज ये पूरी फ्रेम ही मूव कर रही है, तो पर्सन भी मूव कर रहा है, तो इसके साथ साथ इसका एक्स वाई एक्सिस जो है वो भी मूव करेगा. तो ये जो एक्स वाई एक्सिस का सिस्टम है ना, एक्स वाई और जेड एक्सिस का सिस्टम है, इस सिस्टम को भी तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो. इसको भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोलते हैं. तो जहां से भी आप ऑब्जर्वेशन करते हो ना, वहां पे एक्स वाई जेड एक्सिस का सिस्टम बना सकते हैं. इस एक्स वाई जेड सिस्टम को भी हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोलते हैं. इसी को यूज करके ये जो पर्सन है ना, वो सब मेजरमेंट्स करेगा. यूजिंग दिस ओनली इट विल डू व्हाट, मेजरमेंट्स. ठीक है. इसका मैं आपको एक, समझ तो गए होंगे आई एम श्योर, एक हल्का सा सिंपल एग्जांपल. ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है शायद. स्टूडेंट, एक टावर है, ध्यान से एक एग्जांपल. एक टावर है, ठीक है. इस टावर से आप इस तरफ, ये वेस्ट डायरेक्शन है, बताया था ये पहले, ये वेस्ट डायरेक्शन है और ये सपोज ईस्ट है. आप वेस्ट में यहां पे खड़े हो 50 मीटर, और एक आदमी इधर खड़ा है 100 मीटर. ठीक है. तो ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है ना, ये वाला, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस पर्सन को लगेगा कि जो ये टावर है ना वो 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, और ये वाला जो पर्सन है इसको लगेगा कि जो टावर है वो 100 मीटर डिस्टेंस पे है टुवर्ड्स वेस्ट. क्यों ऐसा है? क्योंकि हर कोई अपनी अपनी ये कर रहा है, अपना अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा है. ये देखो, ये सपोज इसने वाई एक्सिस ऐसे ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, तो टावर देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाया करेगा. ये पर्सन ने अगर ऐसा ले लिया, इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो टावर है वो नेगेटिव जेड एक्सिस पे ट्रेवल, नेगेटिव जेड एक्सिस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा. हाँ. सो देखो, हर किसी का अपना अपना फ्रेम होता है. ये है फ्रेम इस आदमी का है, और ये जो फ्रेम है वो इस आदमी का है. ठीक है. तो इस एक्स वाई जेड एक्सिस को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं. थोड़ा आइडिया समझा आज? Yes. कि कल इसको फ्रेम तो समझ गया, कल इसके बारे में और चीजें सीखेंगे मोर देन दिस. ठीक है. तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं. आज के लेक्चर में कुछ डाउट